स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मून रेस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए, पहली बार इस तरह का रेस, पीसफुल रेस किया गया था कोल्ड वॉर में। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि चांद जो है ना थोड़ा दूर है। तो कितना दूर है, तो समझिए सबसे नज़दीक में भी वो 1 सेकंड से, लाइट सेकंड से ज़्यादा लेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। 2 सेकंड तक नहीं जाता है लेकिन काफ़ी दूर है। मतलब 3,63,000 किलोमीटर से लेके 4,05,000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो काफ़ी वेरिएबिलिटी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मतलब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 3,60,000 पहुंच ही जा रहे हो। 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्या बात है। तो समझिए थोड़ा दूर है। और ये समझिए यहाँ पे एक ही चीज़ बार बार हर कोई बोलता है घूम फिर के कि अगर अपोलो 1969 में चले गए थे मून पे तो दोबारा क्यों नहीं जाते। ये बात लोगों के दिमाग में घुसता ही नहीं कि ये बहुत 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 ज़्यादा कॉस्टली था। यानी कि जब युद्ध चलता है, चाहे कोल्ड वॉर ही क्यों ना हो, पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन वो ज़्यादा टर्म तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर देश के पास एक ट्रेजरी है। ट्रेजरी का एक लिमिट होता है कि भैया कितना हद तक आप उसे खाली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रेजरी को नेगेटिव में आप बार बार डालने दे दो। तो इसी कारण से ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि मून मिशन जो है बहुत ज़्यादा महंगा था। और वो समझिए नासा को करने के लिए, मून मिशन करने के लिए स्टैब्लिश किया गया, 1% 2% के बाद बात किया गया और उसका धड़धड़ा के उसे 4.5% तक ठेलना पड़ गया। 4.5% जनरली यूएस आर्मी डिवीजन को छोड़ के कोई नहीं खाता, और भी आर्मी का एक डिवीजन नहीं खाता, बहुत सारे डिवीजन मिला खाता है। बहुत ज़्यादा ये परसेंटेज है। इतना बड़ा परसेंटेज वो खाया तब जाके सैटर्न 5 को अफोर्ड कर पाए। और ये समझिए कि क्यों नहीं कर पाते, वापस क्यों नहीं पाए। जब ये बजट खत्म होने लगा, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। ये आप और हम लोग 1969 में नहीं थे कि अपोलो 13 अगर में जो एक्सीडेंट हुआ था वो नहीं होता तो आगे वाले मिशन तो पहले ही कैंसिल कर दिए जाते। बना दिया गया था लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था। मतलब न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट भी नहीं करते थे। सिर्फ अपोलो 13 में एक्सीडेंट हुआ तो एक दो मिशन और हो गया। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। युद्ध के टाइम में पैसा पानी जैसा बहाया जाता है, जैसे 4.5%। लेकिन जैसे ही वो युद्ध वाला सिस्टम खत्म हुआ, वो आराम से 1% उतर आया। और अभी जनरली 0.45% पर रह रहे हैं। इसीलिए इतना महंगा मिशन दोबारा नहीं किया जा सकता। और ये समझिए कि कितना बड़ा इससे नुकसान हुआ कि यूएसएसआर का, मतलब बहुत सारा चीज़ यूएसएसआर गलत कर रहा था, इसीलिए वो बैंकरप्ट आज नहीं तो कल चले ही जाते। लेकिन ये मतलब समझिए एक्सपेडाइट कर दिया। ये जो मून रेस में वो उतरे, वो बहुत भारी नुकसान दिया उनको। मतलब अगर सोचिए 4-5 जगह से आप लीड कर रहे हो और आप एक एक्स्ट्रा मून मिशन बनाने के चलेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया। तो जैसे ही पैसा बहना बंद हुआ, ये सारा चीज़ काम खत्म हो गया। तो वही समझिए कि जैसे ही वॉर खत्म हुआ, ये 4.5% को 0.45% में उतार दिया गया। लोग बोले भाई इतने में नासा नहीं कुछ कर सकता। ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए 1969 के बाद से कोई नहीं जा पाया है। कोल्ड वॉर था, इसीलिए पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा था। और खुद ही सुनिए, दो ही अपोनेंट थे उसमें, मतलब दो ही प्लेयर थे। एक प्लेयर मतलब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने पे आया, दूसरा बैंकरप्ट हो गया। यूएसएसआर जब पूरा खत्म हो गया, जब नासा को समझ में आ गया कि भैया यूएसएसआर उछल के एक दो लोअर ऑर्बिट में ज़्यादा अच्छे से उछल गया, इसीलिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि सब चीज़ तो यूएसएसआर पहले किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएसएसआर यहीं पे है, यहीं पे वो गोल गोल घूम रहे हैं। मैक्सिमम हाइट वो अचीव किए हैं, वो अराउंड 2,000 किलोमीटर है। यहाँ पे लाइट सेकंड में आपको नापना पड़ेगा। तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा दूर जाए गए थे। इसीलिए मतलब नासा का बजट ठंडा पड़ गया कि, और मिलिट्री का भी हो गया कि भाई वो लोग उछले तो बहुत थे लेकिन उतना दम नहीं था, हम लोग बहुत अच्छा से ओवरटेक कर लिए। तो बात करते हैं 2020 में गेम थोड़ा गर्म हो गया। यानी 2020 जो अब चल रहा है, यहाँ पे नए प्लेयर जो है मार्केट में घुस गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा, जो सबसे बड़ा गैम्बल है नेशन स्टेट्स का। नेशन स्टेट का ये समझिए जैसे यूएसएसआर एक नेशन स्टेट था, यूएसए एक नेशन स्टेट था, यूएसए टिका हुआ, यूएसएसआर आउट। अब दूसरा जो प्लेयर घुसा है वो चाइना। चाइना क्योंकि समझ लिए इकलौता मतलब इंडिपेंडेंट पावर है जिनके पास अपना स्पेस प्रोग्राम है। क्योंकि समझिए एक टाइम के लिए यूएसए अपना स्पेस प्रोग्राम खो दिया था, शटल को जब रिटायर किया गया था काम खत्म। रशिया था और चाइना था। चाइना अभी भी बचा हुआ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि चाइना के पास एक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ते चला जा रहा है, और चाइना का कैपेसिटी रशिया से ऊपर का है। रशिया के पास एक्चुअल कैपेसिटी बहुत कम है, लगभग इसरो से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि चूंकि यूएसएसआर का जितना रिटायर्ड एसेट्स थे वो सब इनके पास आ गया, इसीलिए समझ इनका प्रोग्राम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे है। नहीं तो मतलब रशिया का बजट में खुद से मैंड प्रोग्राम बनाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए चाइना का जो बजट है अगर स्पेस प्रोग्राम देखें, वो रशिया से बहुत ज़्यादा ऊपर है। रशिया समझिए कोस्ट कर रहा है, मतलब उनको बना बनाया फैक्ट्री मिल गया, बना बनाया सारा चीज़ मिल गया, सारा इकोसिस्टम मिल गया, और उसी को वो लोग कोस्ट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए उनका नया रॉकेट अभी तक कोई ढंग से नहीं बना है। चाइना के पास सब चीज़ उनको स्टार्ट से करना पड़ा, तो चाइना बहुत पैसा खर्च कर रहा है, पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा है। फिर इंडिया भी क्लेम कर रहा है, इसरो भी कर रहा है कि हम भी धीरे धीरे मैंड मिशन में जाएंगे, हम भी धीरे धीरे मून पर पहुंचेंगे। देर भले होगा लेकिन टारगेट तो रख दिया है। और यूरोपियन यूनियन भी अब सीरियस हो गया कि भैया ये अच्छी बात नहीं है कि जब देखो तब हमें या रशिया से मांगना पड़ता है या तो अमेरिका से मांगना पड़ता है, और दोनों में से किसी का ट्रोल होता है तो हम लटक जाते हैं। तो इनका हो गया कि नहीं
नहीं भैया, हमें अपना खुद से करना पड़ेगा। ये तो हुआ नेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब हो गए बड़े बड़े प्लेयर जो दिखने में बड़े हैं। और फिर हो गया प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स में दो प्लेयर्स हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। एक तो हो गया रॉकेट लैब का न्यूट्रॉन रॉकेट, अभी आना बाकी है, और दूसरा है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स तो मतलब बाकी सबको एक साइड कर दिए, स्पेसएक्स अकेले संभाल लेगा। हम हैं, हम संभाल लेंगे, और हम बहुत बड़ा संभाल लेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। गेम जो है थोड़ा तिगड़म वाला हो गया है। तो यहाँ पे समझते हैं चाइना वाले के डिपार्टमेंट को अच्छे से। तो यहाँ समझिए उनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है, उनके पास पॉलिटिकल विल है। यानी कि एक देश को दिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ उनके पास एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट हो। यानी कि जैसे कि जर्मन इंजीनियरिंग जो आप कहते हैं कि प्रेस्टीज से लोग बोलते हैं, या स्विच फाइन वॉच मेकिंग इंडस्ट्री जो है, ये सब एक नेशनल प्राइड होता है। चाइना के पास ऐसा नेशनल प्राइड नहीं है। चाइना का नाम को जनरली 100% चीज़ पूरे दुनिया का वहीं बनता है, लेकिन कोई भी प्राइड से उसका नाम नहीं लेता। इसीलिए चाइना बहुत सीरियसली कर रहा है कि हमें ये करना है कि भैया ऐसा कुछ कर दें कि पूरी दुनिया इज्जत से बोले कि भाई हमारा नाम चाइना है। तो यहाँ पे उनका पॉलिटिकल विल बम बम है। और चूंकि पॉलिटिक्स नहीं है, हुआ नहीं, कचरा नहीं, मतलब एक आदमी को मन हो गया वो कर देंगे, मतलब हुआ नहीं है। दूसरा उनके पास बैंक बैलेंस है इसको सपोर्ट करने के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए बोला कि रशिया अपने से बहुत ज़्यादा नहीं उछल सकता। लगता है सब लोगों की रशिया के पास बहुत चीज़ है, लेकिन वो यूएसएसआर का कैरी ओवर है। उनका खुद का रॉ इंडिपेंडेंट बहुत कम है। तो ये कारण से चाइना बहुत एक सीरियस मतलब माना जा रहा है कंटेंडर के तौर पे, और यूएस को ऑलमोस्ट हरा सकता है। हरा सकता है एज इन लाइक हरा तो नहीं सकते, क्योंकि यूएसए पहुंच के लौट चुका है। ये होगा कि सेकंड बार भी हम मतलब जीत नहीं पाएगा यूएसए, ऐसा हो सकता है। और इनका स्पेस प्रोग्राम जो है एक्चुअल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है धीरे धीरे। हाँ मतलब इनको सेफ्टी का भी तो नहीं लेना है। इनको थोड़े कि मतलब हम अपने गाँव में ही रॉकेट गिरा देते हैं जिस पर पैराक्साइड फ्यूल रखा हुआ है, इनको कोई लेना देना नहीं है, तो करते जा रहे। तो ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा होगा डेवलपमेंट का, सब चीज़ कर रहे हैं। और रॉकेट के केस में ये भी समझिए कि इनको समझ में आया कि नया एडवांस रॉकेट डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा, और टारगेट है कि फटाफट करो, क्योंकि यूएसए भी सीरियस हो चुका है कि भैया चाइना से तो पिटना नहीं है अपने को। तो इन्होंने क्या किया कि नया रॉकेट को डिजाइन करने की जगह पे पुराने रॉकेट को लिया और सिर्फ फाल्कन हैवी जैसा डिजाइन में बदल दिया, यानी कि उसी का 2 कोर लगा दें। चाइना बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर करता, लेकिन इसीलिए हम ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करते। बस वही समझिए कि ये लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं रॉकेट को और फटाफट करने पर लगे हुए हैं, टाइम के इंपॉर्टेंस के पीछे भाग रहे हैं। और इनके पास रशिया का एक्सपीरियंस आ रहा है, क्योंकि रशिया के पास सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस आया, सोवियत यूनियन का एक्सपीरियंस रशिया लेके रिफाइन किया। ऑब्वियसली रशिया सबसे लंबा मैंड मिशन सक्सेसफुली चला रहा है, तो और उनका तो कभी ऐसा भी नहीं हो कि रिटायर हो गया। तो मतलब समझिए रशिया का सपोर्ट और चाइना का सपोर्ट दोनों मिला के एक बहुत बम बम कंटेंडर बना रहा है मार्केट में। और इनका बहुत अच्छा चांस है कि 2030 तक में ये मैन ऑन मून कर दें। और ये दोनों देश के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया जा चुका है। तो यानी यहाँ मामला गंभीर है, सीरियस है। इतना सीरियस है कि यूएसए इसको सीरियसली देख रहा है कि नहीं भाई, हम लोग का वो मतलब सेकंड क्राउन हम लोग हार सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना के बारे में बात हुआ। अब बात करते हैं जिस मानने से यूएसए उतना डर में नहीं है, स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स तो समझिए जिस स्पीड का डेवलपमेंट है स्पेस एक्स का, कोई और कहीं पे भी किसी भी देश में, पूरी 200 देश से ज़्यादा देश हैं इस दुनिया में, कोई भी उसके आसपास नहीं आता। मतलब वो अलग लेवल पे है। मतलब बाकी सब हुलुलुलु कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष में जाके आ रहे हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, उनका एम भी बहुत ग्रैंड है। ये इलॉन मस्क का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि ग्रैंड एम रखते हैं लोगों के सामने। यानी कि जो उनके कंपनी में काम कर रहा है वो इसरो जैसा नहीं करेगा, यार यार कहीं हमको अच्छे प्राइवेट जॉब में दिला दो यार, यहाँ तो ये लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे, रोध होके किसी तरह आदम जमाने का काम कर रहे हैं। वैसा नहीं, हमको मार्स पे जाना है, हुलुलुलु नहीं करना है, मार्स पे जाना है। बड़ा ग्रैंड एम रखते हैं। तो इनके पास ये रियल वर्ल्ड बेनिफिट आ रहा है कि इनका जो जिस स्पीड से ये पहुंच रहे हैं, मतलब जिस स्पीड से स्टारलिंक का आइडिया रखा गया, उसे बनाया गया, उसे लॉन्च कर दिया, उसे पब्लिक को बेचा जाने लगा, वो स्पीड पागल जैसा है। कोई और इतना स्पीड पे नहीं चलता है। और प्लस इनके पास मनी इफिशिएंसी वन ऑफ दी बेस्ट है। यानी कि जितना पैसा में मतलब चाइना समझिए एक रॉकेट बनाएगा, उतने में ये 15-16 रॉकेट को लैंड करा के आ जाएंगे। भैया आप करो, हम लैंड करके आते हैं। तो मनी इफिशिएंसी मैटर रखता है। क्योंकि मैं आपको बात बता कि किसी भी देश को अगर चांद पे जाना है तो बैंक बैलेंस अपना सोच के बहाना पड़ेगा। युद्ध के टाइम में बैंक बैलेंस बहा सकते हैं, लेकिन अब कहाँ से बहाएंगे? युद्ध नहीं चल रहा है तो बैंक बैलेंस नहीं बहा सकते, और 10,000 और समस्या भी संभालना है। तो इसी कारण से कम बैलेंस में जो कर पाता है वही टिक पाएगा। तो कम बैलेंस में स्पेसएक्स से तो आगे कुछ आता ही नहीं है। बाकी सब जितने में आपको मतलब समझिए 10 टन देंगे, ये 20 टन दे देंगे, और उसके बाद बोलेंगे भैया हमारा रॉकेट तो लैंड हो जाता है, फिर रिफाइन करके हम फिर भेज देंगे। और जो केडेंस है, यानी कितने लॉन्चेस ये पर मंथ कर सकते हैं या पर ईयर कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये अलग लेवल पे चल रहा है, कोई भी इसके आसपास नहीं आता। मतलब समझिए इनका एक रॉकेट का केडेंस इतना है कि बाकी चाइना के 4-5 रॉकेट लगा रहे हैं, तब जाके वो किसी तरह भाई हम थोड़ा सा ऊपर है। और वो भी है कि 2023 का अगर आप देखेंगे तो चांसेस है कि स्पेसएक्स का केडेंस ऊपर चला ही जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात होती है फंडिंग की। तो फंडिंग में एक सीरियस बात है कि गवर्नमेंट से मांगना पड़ेगा, वो भी ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। स्टारलिंक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टारलिंक सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि वो ऑलमोस्ट करने पे हैं,
तो ये सेल्फ फंडिंग हो जाएगा, यानी कि इनका जो ग्रैंड एम है इसका बजटिंग ये खुद कर सकते हैं, ये कोई और नहीं क्लेम कर सकता। क्योंकि चाइना का भी लिमिट है, बात सही है कि मतलब फुल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उनके भी गवर्नमेंट को बात बताना पड़ता है पब्लिक को कि भैया आपके बिल्डिंग्स हवा से क्यों गिर जा रहे हैं, हमारा सारा पैसा स्पेस में आप क्यों डाल रहे हो, मतलब सबको बैलेंस करना पड़ता है, सबके ऊपर कोई ना कोई रहता है, चाहे वो डिक्टेटरी क्यों ना हो। तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि स्पेस एक्स के पास ये बेनिफिट है, अगर वो खुद से सेल्फ फंडिंग हो जाते हैं लोग सपोर्ट करें, और ग्रैंड एम के कारण लोग एक्चुअली सपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब आप किस देश में रहना चाहते हो जो कहेगा कि हम रोड हो गए कुछ कुछ कर रहे हैं, या कि हम मार्स पे जा रहे हैं, किस देश में आप रहना चाहेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेसेस पर बहुत सारा चीज़ सही चल रहा है, मुश्किल है, काफ़ी खर्चा है, और बहुत मतलब ईलॉन टाइम तो भगवान भरोसा है, ईलॉन जो बोलते हैं उसको मतलब आप दुगना करके ही चलिए, लेकिन तब भी वो बाकी सबसे फास्ट है। और इनका हेड स्टार्ट बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि ये स्टारशिप पे काम कर रहे हैं, और स्टारशिप का एक्चुअल फिजिकल प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं, फिजिकल लैंडिंग टेस्टिंग हो रही है, कंप्यूटर एल्गोरिदम एक्चुअली डेवलप हो रहा है, और इस साल के अंत तक वो ऑर्बिट पहुंचा ही देंगे, एक बार में नहीं होगा लेकिन 3-4 बार के अंदर वो पहुंचा ही देंगे ऑर्बिट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका हेड स्टार्ट बहुत आगे है। बाकी सब क्लेम कर रहे हैं हम ये करेंगे, हम ये करने वाला, हम ये साइन करेंगे, हम वो करेंगे, हम सोच रहे हैं, ये पहुंचने पे है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इनका हेड स्टार्ट काफ़ी आगे का, और पूरा इनका बैकबोन जो है वो इतना स्ट्रांग है कि बाकी लोग भाई आराम से। और प्लस नासा का सपोर्ट है, और नासा का सपोर्ट में सबसे बड़ा ये बात है, नासा आजकल पैसा नहीं संभाल पाता, आजकल अपने मतलब समझिए सब कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं संभाल पाता, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में नासा जी तो दादी जी है ना, नासा जी तो चांद पे जाके आ चुके हैं ना, उनके पास है एक्सपीरियंस, उनके पास एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग करने का जितना एक्सपीरियंस है वो कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात सही है कि रशिया कभी अपना ये स्पेस प्रोग्राम लॉस नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ 3 भेजते थे, नासा 7 भेजते थे एक शॉट में। तो समझिए उनके पास है एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपीरियंस है, कोई टेंशन नहीं। और मतलब नासा की छत्र छाया में ही स्पेस एक्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो समझने की मतलब इसी कारण से यूएसए उतना लोड में नहीं है कि ये भले हो सकता है कि चाइना किसी तरह एक दो साल पहले पहुंच जाए, लेकिन होगा कि जब स्पेस एक्स पहुंचेगा तो मतलब समझिए चाइना होगा टुक धप्पा मार के आगे, और स्पेस एक्स होगा ला भैया हम पूरा फैक्ट्री लेके आ गए, आ जाओ भाई आ जाओ, हम पूरा बेस बनाते हैं, मतलब एक अकेले ही बेस के बराबर का है। तो सोच लीजिए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी, इसीलिए यूएसए थोड़ा चिल मार के चल रहा है। अब बात करते हैं चांद के पीछे जाने का कारण क्या है। हिसाब ये समझिए कि यहाँ के टाइम इस रेस में ये नहीं ढप्पा नहीं बोलना है, जाके ढप्पा बोल के आगे वो नहीं चलेगा काम। इस बार आपको फाइनेंशियली वायबल होना है। फाइनेंशियल वाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपका देश का बैंक बैलेंस नहीं उड़ जाना चाहिए इसको करने में। अगर आप प्राइवेट कंपनी तो आप पूरा का पूरा बैंकरप्सी नहीं आ जाना चाहिए इसको करने की कोशिश में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फाइनेंशियल इफिशिएंसी अगर आपका है तो ही इसको ट्राई करें, नहीं है तो इसे छोड़ दें। और यहाँ पे समझिए ह्यूमैनिटी के तौर पे देखिए इंसानियत को क्या फ़ायदा होगा, ये वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है, क्योंकि हम लोग मार्स पे जाना चाहते हैं और हर जगह जाना चाहते हैं। मार्स लिमिट नहीं है, मार्स समझिए सबसे नेक्स्ट क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ जा चुके तो काफ़ी बार ये हमारे ध्यान से हट जाता है कि ये भी कॉन्कर नहीं किए थे, यहाँ जाके ढप्पा बोल के आ गए, लेकिन इसको कॉन्कर नहीं किया। जैसे कि आप एक्सपेंस टीवी शो देखेंगे तो दिखाता है मून, ये मतलब अर्थ दिखाता है, और फिर अर्थ का मतलब क्लाइमेट क्राइसिस होता है, सो फिर सुधारा जाता है, फिर उसके बाद मून पर सब लोग कॉलोनाइज करते हैं, और मून पे एक फुल सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है, यानी कि हर एक चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे प्योर वैक्यूम को संभालते हैं, कैसे लो ग्रेविटी को संभालते हैं, कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे करके मतलब इन सिचु यूटिलाइजेशन करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दूर है लेकिन बहुत दूर नहीं है। दूर होने से ये फायदा रहता है कि कोई भी एक्सीडेंट, मान लीजिए जैसे सुपर मैसिव वॉल्केनो कल को धरती छीन देता है, सुपर मैसिव वॉल्केनो हो जाता है, गया धरती गया, लेकिन मून पे जितने लोग रहेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कल को कोई एस्ट्रॉइड ही आ जाता है, मून पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो ये दूर है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी होती है 2 दिन के अंदर से या 3 दिन के अंदर में इनके पास रॉकेट भेजा जा सकता है, 1 हफ्ता के अंदर सारा मिशन कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये फायदा है, मतलब समझिए एक टफ ग्राउंड है, इम्पॉसिबल ग्राउंड है। मार्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ भी हुआ, हाँ भैया 2 साल बाद होगा, तो समझ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की बात हो जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा जगह पे, यहाँ पे हम लोग इन सिटू यूटिलाइजेशन का रियल वर्ल्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। और मार्स इम्पॉसिबल है सीधा सीधा, अगर यहाँ पे हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। ग्रो करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे अपने हैबिटेट्स लगाया, वो हैबिटेट ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती से उसका सप्लाई पे चल रहा है, स्टार्टिंग में वही करना होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा कि इन सिटू यूटिलाइजेशन से और हैबिटेट्स बनाना, सेल्फ सफिशिएंट रखना, बाहर से कुछ नहीं मंगाना, या बेस्ट केस में कहिए हाइड्रोजन मंगाना, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत है मून में, हाइड्रोजन की कमी है। हाइड्रोजन अगर मिल जाता है, ऑक्सीजन तो बम है ही, तो वाटर का कमी खत्म हो जाएगा। वाटर के सिवा बाकी सारा चीज़ तो है ही इसमें, मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी ही है जैसे अर्थ है, तो सारा मटेरियल तो है। एनर्जी के मामले में सोलर एनर्जी बम बम है, कोई टेंशन नहीं है, और एटमॉस्फेयर भी नहीं है कि कभी क्लाउड हो रहा है कभी क्या हो रहा है, एकदम घड़ी के तौर पर सोलर एनर्जी मिलेगा तो बम बम है, एनर्जी का भी दिक्कत नहीं है। प्लस प्योर वैक्यूम है, ये मार्स जैसा आधा वैक्यूम नहीं है, प्योर वैक्यूम है, तो रॉकेट किसी भी साइज़ का रहेगा, लैंड भी कर सकता है, टेक ऑफ भी कर सकता है। इसीलिए मतलब लूनर लैंड देखें तो ऊपर शेप का था, मार्स में ये नहीं कर सकते क्योंकि मार्स में कहने को मतलब एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर है वो इतना है कि आपका रॉकेट का डिज़ाइन में एरोडायनेमिक्स होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हीट शील्ड चाहिए रिटर्न के टाइम में, लेकिन इतना नहीं है कि इंसान ब्रीथ कर सकता है, आपको ऑलमोस्ट प्रेशर सूट पहनना पड़ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक इसे ढंग से क्रैक नहीं कर लेते कि हाँ यहाँ पे जाके इंसानियत ग्रो ना करने लगे, जैसे एक्सपेंस टीवी शो में एकदम बढ़िया से दिखाता है मून ग्रो कर जाता है, वो जब तक नहीं होता, मार्स सिर्फ एक सपना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हम लोग ढंग से कॉलोनी नहीं बना लेते, बस हुलू लुलू कर रहे हैं, ये एकदम ज़रूरी बात है कि ढंग से सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनी मून पे होनी चाहिए जो खुद से ग्रो कर सके, तब जाके हम लोग मार्स के सपने एक्चुअली देख पाएंगे। ऑब्वियसली मार्स में जाएंगे, लेकिन वो भी ये होगा कि शॉर्ट टर्म जा रहा है, लॉन्ग टर्म धप्पा नहीं बोलना है जहाँ पे कि नहीं हम यहाँ नींव रखने आए हैं, वो करने में थोड़ा भी टाइम है, मून करना ज़रूरी है उससे पहले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मून रेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है आपको। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।